साथियों, आज की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको साझा किया गया प्रश्न पत्र, उसका जो है एक व्याख्यात्मक हल मित्रों प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लेखन सामग्री के साथ बैठें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को यदि नोट करते चलेंगे साथियों, तो आगामी जो सीटेट परीक्षा है, उसमें आपको इससे लाभ मिलने वाला है। ये प्रश्न पत्र का हल कोशिश रहेगी कि प्रत्येक प्रश्न से जुड़े जो संभावित तथ्य हैं और भविष्य की परीक्षाओं में जिनका आना तय है, तो उनकी व्याख्या करते चलें और आपके लिए ये बहुउपयोगी जानकारी सिद्ध साबित हो, ये हमारा साथियों प्रयास रहेगा। ये जो 63वां प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए, चूंकि 62 तक इससे पूर्व के जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें पूर्ण हो चुके हैं। ये 63वें प्रश्न से मैं प्रारंभ करता हूं और इसमें अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। तो ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। तो साथियों, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 व 334 में अनुसूचित जाति अर्थात एससी तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्राविधान स्पष्ट रूप से किया गया है और ये अनुच्छेद 330 में सीटों का रिजर्वेशन एससी और एसटीज के लिए तथा 334 में ये प्राविधान है कि राज्य की कुल जनसंख्या में उनके अनुपात के आधार पर ये आरक्षण वो बढ़ाया जा सकता है। तो अभी साथियों, जो संविधान संशोधन 104वां आप नोट कर लें, ये 2030 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्राविधान पुनः बढ़ा दिया है और अब उस क्रम में जो 543 जो लोकसभा की सीटें हैं, उनमें 84 सीटें वो आरक्षित यानी एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 84 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो रिजर्व रहेंगी और 47 सीटें वो अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व रहेंगी। जो साथियों, आप जानते हैं कि 2024 में जो 18वीं लोकसभा का निर्वाचन हुआ था, तो उसके क्रम में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में 79 जो है एससी कैंडिडेट जो जीत करके लोकसभा में आए हैं और 41 वो एसटी हैं यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का के क्रम में भी ये प्राविधान है। तो आपने पॉइंट नोट कर लिया होगा। इसमें यहाँ पर उत्तर इसका मित्रों दूसरा बिल्कुल सही है। एसटी के लिए 84 है, यदि एसटी होता तो 47 सीटें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये रिजर्व है इस वर्ग के लिए। अगला साथियों, अगला 64वां प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो साथियों, आप जानते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी is punishable under every condition under the article of Indian Constitution 17 आर्टिकल ये कहता है कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल इन एवरी कंडीशन, देयर इज नो एक्सेप्शन। इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो वो जो है दंडनीय अपराध की श्रेणी में है और ये अब इसे नागरिक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इसे लागू किया जाता है। आपको ये बता दें कि अस्पृश्यता प्रथा यानी आप जानते हैं कि जो संविधान में वर्णित मूलाधिकार हैं,
उनमें आप लिखते चले चाहे, जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18, तो ये राइट टू इक्वलिटी में है। और ये जो जो अनुच्छेद 14 है वो वो कानून के समक्ष समता यानी विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का प्राविधान करता है। अनुच्छेद 15, जिसे हम सामाजिक क्रांति का अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, वो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेद से प्रतिषेध करता है। और साथियों, जो अनुच्छेद 16 है वो लोक नियोजन में अवसर की समता उपलब्ध कराता है। और ये जो अनुच्छेद 17 है साथियों, ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। और ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो महात्मा गांधी के प्रभाव से भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार साथियों, यहाँ पे जो उत्तर के हिसाब से इसका पहला ही उत्तर वो एग्जैक्टली करेक्ट है कि समता के अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है, उसके क्रम में अनुच्छेद 17 आता है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर आप जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार वो साथियों अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 20 तक है। अनुच्छेद 19 ये जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और इसी में एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, नोट कर ले कि ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है। और ये 19(1)(a) वो प्रेस की स्वतंत्रता जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों आते हैं उसके अंतर्गत है। और ये अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्धि से संरक्षण है। अनुच्छेद 21 वो जीवन का अधिकार है। और इसी तरीके से जो अनुच्छेद 22 है वो गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ अधिकारों के संबंध में बात करता है। तो यहाँ पर साथियों एक पॉइंट आप नोट कर ले और उपयोगी ये बने आपके लिए। तो अनुच्छेद 20 और 21 इतने महत्वपूर्ण माने गए कि इसे जो अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगता है वो इन दो अनुच्छेदों को भी निलंबित नहीं कर सकता। मतलब इन यानी आपातकालीन परिस्थिति जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, उस दशा में भी अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप पॉइंट नोट कर लेंगे। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार साथियों, ये अनुच्छेद 23 व 24 में है। अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी को बलात् श्रम या बाध्यकारी श्रम के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 24 वो जो है चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के विरुद्ध है। और ये कहता है कि 14 आयु वर्ग के बच्चों को यानी 0 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को हानिकारक उद्योगों और खानों में नियोजित नहीं किया जा सकता। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार साथियों वो अनुच्छेद 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय तथा प्राण कहा था। क्योंकि यदि जो है इन मूलाधिकारों को लागू करने की एक प्रभावी व्यवस्था नहीं होगी तो संविधान में वर्णित मूलाधिकारों का कोई औचित्य नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 32 को वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। और इसमें ये है, इफ देयर इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी पर्सन ही मे गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो और उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट आवश्यकता अनुसार जो 5 रिटें हैं जिनमें परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और इसी तरीके से एक सर्स्यूररी यानी इसमें साथियों
ये 5 जो रिटें हैं, उनमें से कोई भी आवश्यकता अनुसार वो जारी कर सकता है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लेंगे। ये मूलाधिकार जो है भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं और भाग 3 में नागरिकों के 7 मूलाधिकारों का उल्लेख है। आप ये महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लेंगे। अगले उस पे हम लोग चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो साथियों, आप जानते हैं कि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित हुआ था, उस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, उसे मूलाधिकार से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार साथियों, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, वो एक विधिक या कानूनी अधिकार मात्र रह गया है। और ये अनुच्छेद 300 ए, ये बहुत पूछा जाता है साथियों, आप नोट करते चलेंगे कि जो मूलाधिकार के रूप में वो अब संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। अब अनुच्छेद 300 ए के तहत इसे विधिक अधिकार या लीगल राइट या कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात तो किसी व्यक्ति के पास असीमित अधिकार नहीं है कि वो प्रॉपर्टी रख सके, बल्कि वो कानून जो, यानी संसद जो कानून निर्धारित करेगी, उसी के अनुसार उसकी संपत्ति हो सकेगी। तो अब आप ये संपत्ति का मूलाधिकार नहीं रहा। तो 7 जो थे मूल संविधान में, फिर 6 हो गए। लेकिन आप जानते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़ करके पुनः वो जो है अब शिक्षा को मूलाधिकार बना दिया गया। तो अब 7 भी आप मानेंगे पुनः 7 ही है। तो ये अब चौथा संपत्ति का मूलाधिकार वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त करके इसे कानूनी या विधिक अधिकार मित्रों बना दिया गया। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, किस आधार पे? तो साथियों, ये जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जाति के आधार पे वो अस्पृश्य जातियां होती है, उसके आधार पे ये अस्पृश्यता का व्यवहार होता है। और अभी चर्चा हुई कि संविधान अस्पृश्यता यानी छुआछूत के को अ, को जो है अंडर आर्टिकल 17 के तहत दंडनीय अपराध बनाता है। तो आप इसका तीसरा विकल्प मित्रों सही करेंगे। तीसरा विकल्प पूरी तरीके से सही है। अगले उस पे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो साथियों, जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है। और आप जानते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका के परस्पर संबंधों के आधार पर दुनिया में 2 प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणालियां प्रचलित हैं। और उनमें जब जो है कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है, तो और कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के निम्न सदन के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होती है, तो हम उसे संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। तो साथियों, संसदीय शासन प्रणाली वो जैसे ब्रिटेन में है, वैसे ही भारत में। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री वो नियुक्त होता है, अपॉइंटेड होता है, और मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल। जो राज्य का मतलब हेड ऑफ द स्टेट होता है, गवर्नर,
वो अपॉइंट करता है, लेकिन ये सब उसकी औपचारिक शक्तियाँ हैं राज्यपाल की। वस्तुतः वो बाध्य है कि बहुमत दल के नेता को या उस या गठबंधन अगर कोई बहुमत प्राप्त करता है उसके नेता को राज्यपाल नियुक्त करता है और उसकी सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये जो अनुच्छेद 165 है उसके क्रम में चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है वैसे ही राज्यपाल द्वारा वो नियुक्त होता है साथियों मुख्यमंत्री। तो ये आप 67वें का तीसरा विकल्प चुनेंगे। अगले उस पे हम चलते हैं। अगला साथियों है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो यहाँ पे राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो साथियों आप जानते हैं कि भारत में यद्यपि वो संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन फिर भी वो ये मानिए कि केंद्रीय झुकाव वाली संघीय व्यवस्था है। तो यहाँ जो राज्यों का हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अर्थात राज्यपाल, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वो निर्वाचित पद नहीं है। जबकि केंद्र में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, लेकिन राज्यों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो अपॉइंटेड होता है और राज्यपाल का पद साथियों कनाडा से लिया गया है। जैसे वहाँ का गवर्नर जनरल राज्यों के गवर्नर को नियुक्त करता है, वैसी ही व्यवस्था वो भारत में है, अर्थात राष्ट्रपति वो राज्यपाल की नियुक्ति मित्रों करता है। तो ये एक प्रकार से राज्यपाल की साथियों राज्य में दो प्रकार की भूमिकाएं होती है, ये भी पॉइंट आप लिख लें। पहली बात तो ये है कि वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा ये है कि उस राज्य में वो एक केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। जब राज्य की जो है संवैधानिक मशीनरी वो कार्य नहीं कर रही होती, सरकारी मशीनरी संविधान के अनुरूप, तो वहाँ की सरकार को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ऐसे समय में वो राज्यपाल वो केंद्र के निर्देश में वो कार्य करता है। तो ये उस समय स्थिति उत्पन्न होती है जब अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में वो राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो साथियों आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री वैसे तो प्रधानमंत्री जनता द्वारा जो वो लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य के रूप में उसका निर्वाचन होता है। अगर वो नहीं है, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसे नियुक्ति की तिथि के 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। यहाँ पे साथियों प्रधानमंत्री आ, वो बहुमत दल का नेता होता है और बहुमत दल के जो चुने हुए सद, सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, वही प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो ये पॉइंट आप तीसरा विकल्प प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल सही है। जो बहुमत दल के चुने हुए सदस्य हैं वो हालांकि आप जानते हैं कि वो पहले ही बहुमत दल का नेता रहता है और ये मात्र औपचारिकता है, लेकिन फिर भी ये दिखाया जाता है कि वो अ, जो चुने हुए सदस्यों ने अपना नेता चुना और वो भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति उस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में अनुच्छेद 75 के तहत वो नियुक्त करता है। ये पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति वो भारत का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और जिस प्रकार जैसे राज्यों में राज्यपाल उस राज्य का प्रथम नागरिक होता है और जैसे जिलों में जनपद में वो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है
वो साथियों अ, उस जनपद का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग महत्वपूर्ण नोट करते चलेंगे। अगला साथियों ये है कि अ, देखिए ये बात वही आ गई कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। तो राज्य में जो पहला नागरिक है वो साथियों राज्यपाल राज्यपाल वो राज्य का फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया वो गवर्नर होता है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प मित्रों सही है। ये आप सही कर दीजिए। अगले क्रम पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। तो अ, अच्छा वर्तमान लोकसभा तो साथियों आपको ये चूंकि वर्तमान लोकसभा तो इस समय हमारी 18वीं लोकसभा है जिसका निर्वाचन वो जून 2024 में चुनाव संपन्न जो हुए थे उसके तहत तो वो लोकसभा चल रही है जो 18वीं लोकसभा है। फिर आप जानते हैं कि 2019 में 17वीं थी और 14वीं यानी जो 14वीं अगर पूछा जाएगा तो उस समय के हिसाब से 16वीं आंसर है, लेकिन ये अब औचित्यपूर्ण आंसर नहीं है। आप ये याद रखिएगा कि वर्तमान में तो 18वीं लोकसभा है जिसका चुनाव हुआ, लेकिन 2014 वाली पूछ रहा है। तो साथियों ये 16वीं लोकसभा थी। पहली लोकसभा का जो निर्वाचन हुआ था साथियों आप जानते हैं 1951 में पहली बार वो निर्वाचन हुआ था। यहाँ पे मित्रों ये भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है तो ये उस समय का प्रश्न है। तो यहाँ पे साथियों थोड़ा सा आप जो है सारगर्भित और चीजें शामिल कर ले। यहाँ पे कुछ बातें साथियों आप जानते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति वो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो एसटी यानी अनुसूचित जाति जनजाति के संवर्ग से वो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ये आप लोग नोट कर लेंगे। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मित्रों आप नोट कर ले जो राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं। एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो 2 कार्यकाल के लिए वो राष्ट्रपति के पद पर रहे। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वो पहले कार्यकाल में उनका निर्वाचन नहीं हुआ था। वस्तुतः वो जो है जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे पहले, और जब संविधान सभा यानी संविधान का निर्माण हो गया तो फिर उनको जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है दायित्व संभालने के लिए दिया गया। और बाद में एक बार उन्होंने निर्वाचन से इस पद को धारित किया। फिर आप जानते हैं दूसरे राष्ट्रपति वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और तीसरे राष्ट्रपति तथा देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। यहाँ कुछ एक पॉइंट और जो चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो साथियों बता दूं कि वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है, बहुत पूछा जाता है, जो द्वितीय वरीयता के मतों के आधार पर वो निर्वाचित हुए। द्वितीय वरीयता के मतों के आधार पर निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति वो वीवी गिरी हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रथम वरीयता के मतों के आधार पर वो किसी भी राष्ट्रपति को मतलब किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक निर्वाचन कोटा हासिल नहीं हुआ था। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण पॉइंट साथियों ये है कि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक बार निर्वाचन में पराजित होने के उपरांत दोबारा वो निर्विरोध राष्ट्रपति
तो आपसे पूछा जाए कि निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं मित्रों, वो नीलम संजीव रेड्डी। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। एक पॉइंट ये भी है कि पद पे रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पद पे रहते हुए वो मृत्यु जिनकी हुई, ये पॉइंट भी पूछा जाता है। और प्रथम महिला जो राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। एक पॉइंट ये भी कि पूर्णतया जो है कोई वो जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि जिनकी नहीं थी, वो राष्ट्रपति बने थे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। तो साथियों, इस तरीके से इसको इस प्रश्न का आपको कोई उत्तर नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये व्याख्या आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। अगले उस पे हम लोग चलते हैं। अगला साथियों है, भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो किसका उल्लेख? राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो ये तो साथियों आप जानते हैं कि जो प्रथम अनुसूची है हमारी, उसमें जो है राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का विधिवत उल्लेख किया गया है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि वो जो मंत्रिपरिषद होगी, वो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित होगी। और आप ये भी जानते हैं कि लोकसभा के आकार के 15% से अधिक वो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होंगे। ये सब बातें संविधान में वर्णित हैं। राजनीतिक दलों के नाम, तो ये चीज राजनीतिक दलों के नामों का कोई भी उल्लेख वो साथियों संविधान में नहीं है। यद्यपि आप जानते हैं कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में और या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यताओं का उल्लेख कानून के तहत है, लेकिन कोई नाम का उल्लेख नहीं है। तो फिर नागरिकों के अधिकार, तो अभी चर्चा हुई कि भाग 3 में वो अनुच्छेद 13 से लेकर के वो 35 तक मूलाधिकारों का उल्लेख है। तो आप इसमें साथियों तीसरा विकल्प सही करेंगे। ये थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? हु नॉमिनेट्स मेंबर्स टू द राज्यसभा? तो यहाँ पर साथियों नॉमिनेशन जो है राष्ट्रपति करता है। और आप जानते हैं जो राज्यसभा है वो हमारे संसद का उच्च सदन है। और इस उच्च सदन में कुल 250 सदस्य होते हैं। 238 सदस्यों का, राज्यसभा के 238 सदस्यों का निर्वाचन, वो निर्वाचन की अप्रत्यक्ष रीति से राज्य विधानसभाओं के सदस्यों में से होता है। जबकि जो शेष 12 सदस्य साथियों वो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 80 के तहत नामांकित किए जाते हैं। वे सदस्य ऐसे नामांकित किए जाते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, समाज सेवा या साहित्य के क्षेत्र में विशेष अनुभव प्राप्त है। ये ऐसा है ना कि जो प्रबुद्ध वर्ग है या कला क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, वो राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, निर्वाचन जैसी प्रक्रिया में वो शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन अब उनकी प्रतिभा से देश लाभान्वित कैसे होगा? तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान के आधार पर यह प्राविधान कर दिया कि वो इस
वर्ग से नामित किए जाएंगे 12 सदस्य। और ये बहुत पूछा जाता है कि किस देश से साथियों ये प्राविधान लिया गया है। तो आपको राष्ट्रपति नामित करता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को, जिन्हें कला, विज्ञान, समाज सेवा या साहित्य के क्षेत्र में विशेष या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। यह प्राविधान साथियों लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला साथियों है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो साथियों आप जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ थोड़ा सा पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं कि जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, तो इसके जो उम्र के लिहाज से सबसे वरिष्ठतम निर्वाचित सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्होंने उन्हें प्रोटर्म स्पीकर बनाया गया था। यानी अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे तो आप ये कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उनको ये कार्य था कि वो जो है संविधान सभा के सदस्य के रूप में जो निर्वाचित होकर के लोग आए हैं, उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाना। और ये साथियों परंपरा आज भी बनी हुई है। आप जानते हैं कि भाई लोकसभा का सदस्य तब तक व्यक्ति नहीं बन सकता, भले निर्वाचन हो जाए, जब तक कि वो सदस्यता की शपथ न ले ले। अब सदस्यता की शपथ कौन दिलाएगा? तो इसमें ये नियम बन गया है प्रोटर्म स्पीकर का। प्रोटर्म स्पीकर वो जो है पीठासीन के रूप में कार्य करता है और सदस्यों को वो जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। उसके उपरांत आप जानते हैं कि वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष और दूसरे को लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करते हैं। जो वर्तमान लोकसभा है 18वीं लोकसभा है साथियों। आप जानते हैं कि ओम बिरला वो लोकसभा अध्यक्ष है। तो साथियों ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा में अनेक जो है वो समितियां गठित हुई थी। उनमें जैसे जो मूलाधिकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी तरीके से अन्य जो राज्य अधिकार समिति हो या केंद्र अधिकार समिति हो, उसके अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। साथ ही एक समिति बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति। तो ये 7 सदस्यीय एक समिति बनी थी, जिसका ये था ना कि कानून बन गए थे, नियमों का निर्धारण हो गया था, अब इसे एक ड्राफ्ट की शक्ल में, एक पुस्तक की शक्ल में लाना था। तो वो जो है जो ड्राफ्टिंग कमेटी मित्रों बनी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये जो है अब अक्सर बहुत पूछा भी जाता है। अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। तो साथियों आपको मैं बता दूं, जब अंग्रेज चले गए और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन चले गए, तो भारत में जो सी राजगोपालाचारी, वो सी राजगोपालाचारी वो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए कुछ समय के लिए। उसके बाद तो आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब जो है हमारा देश गणतंत्र हो गया, तो ये पद ही खत्म हो गया। तो आप ये बस जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल वो श्री राजगोपालाचारी थे। इसके बाद साथियों भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो आप जानते हैं साथियों कि भारतीय संविधान
2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और कुछ धाराओं को तत्काल प्रभाव से वो लागू भी कर दिया गया। लेकिन यहाँ साथियों पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को वो पूर्ण रूप से लागू हुआ। और इसके लिए थोड़ा इतिहास के नेपथ्य की ओर आपको लेके चलता हूँ। साथियों, आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अलग अलग सोच के नेता थे और उन सब ने अपने अपने ढंग से देश की आज़ादी में योगदान दिया। तो सबसे पहले जो उदारवादी नेता थे, जिन्हें नरमपंथी कहते थे, तो वो क्या कर उनकी मांग थी कि औपनिवेशिक स्वराज्य हमें दे दिया जाए। यानी वो ये मांग करते थे कि ब्रिटिश का सम्राट या महारानी वो भारत के संवैधानिक प्रमुख बने रहे, लेकिन अन्य सभी अधिकार भारतीयों को दे दिए जाए। तो ये औपनिवेशिक स्वराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस की मांग थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने ये भी नहीं दिया, उदारवादियों की ये मांग पूरी नहीं की, तो इधर ये हुआ कि 1929 के आते आते यहाँ कांग्रेस में थोड़ा युवक और उत्साही नेताओं का अधिकार, यानी वो नए युवा आ गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता। और इधर गर्मपंथी जो लाल बाल पाल गुट था, वो वो भी उदारवादियों की राजनीतिक भिक्षावृत्ति की आलोचना कर रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जैसे तिलक ने स्पष्ट कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये सब बातें वो प्रभावित कर रही थी। और लाहौर अधिवेशन 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसमें जो है संशोधन हुआ। वो जो है संशोधन हो गया कांग्रेस के संविधान का, और ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया कि अब औपनिवेशिक स्वराज्य वो कांग्रेस का लक्ष्य नहीं होगा, बल्कि अब कांग्रेस का लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज्य। साथ ही इसमें निर्णय लिया गया कि आगामी प्रत्येक 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। साथियों, यानी आजादी के पहले भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 26 जनवरी को, और ये परंपरा चलती रही। लेकिन जो वास्तविक आजादी साथियों मिली देश को, वो मिली 15 अगस्त 1947 को। तो लोग इस ऐतिहासिक महत्व की तिथि को भूल न जाएं। अतः संविधान निर्माताओं ने, यद्यपि संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया, लेकिन इस ऐतिहासिक महत्व की तिथि का इंतजार किया और 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से लागू किया। यही इसी के साथ हमारा देश गणतंत्र हो गया, और तब से हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो साथियों, ऐतिहासिक ये तथ्य आपके मन मस्तिष्क में निश्चित रूप से आया होगा। अब अगले उस पे चलते हैं मित्रों, कि निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। साथियों, आपको ये बता दूं कि 1857 की क्रांति के पीछे नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ से एक बात थी कि 1857 की क्रांति में जो है एक प्रमुख कारण था कि लॉर्ड डलहौजी अपने राज्य विस्तार की नीति के तहत यहाँ के देशी रियासतों को हड़प रहा था। इससे उनमें असंतोष था। और इधर क्या हुआ कि 1857 की क्रांति में कुछ देशी रियासतों
जैसे हैदराबाद का निजाम और ग्वालियर का सिंधिया रियासत, इन रियासतों ने अंग्रेजों की मदद की थी। और इसीलिए जब 1 नवंबर 1858 को वो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि हैदराबाद का निजाम और जो ग्वालियर का सिंधिया परिवार भी इस क्रांति में शामिल हो जाता, तो हमें कल ही बुरिया बिस्तरा गोल करना पड़ता। तो उन्होंने क्या किया कि अब देशी रियासतों के अस्तित्व को बरकरार रखा, कि ये देशी रियासतें वो तूफानों में तरंग रोधों का काम करें, और जब भी 1857 जैसी क्रांति खड़ी हो तो ये अंग्रेजों के हित में काम करे, तो इनके अस्तित्व को बनाए रखा। साथियों, लेकिन जब ये बात आई कि अब देश आजाद होगा और ये जो है ब्रिटिश संप्रभुता का अंत होगा, तो ब्रिटिश संप्रभुता के अंत से भारत के टुकड़े टुकड़े होने की संभावना थी, क्योंकि ये देशी रियासतें वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना चाह रही थी। और उस समय साथियों 553 देशी रियासतें थी। अब इस एकीकरण की समस्या को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समय रहते भाप लिया, और देश के टुकड़े टुकड़े न हो, अतः उन्होंने अंतरिम सरकार के ही दौरान, वो गृह मंत्री थे, और उन्होंने एक दृढ़ता की नीति अपनाई और प्रलोभन की नीति भी अपनाई। उन्होंने प्रलोभन दे करके, और जो नहीं माने तो उनके साथ दृढ़ व्यवहार करके, वो 553 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में सफलता हासिल की। केवल 4 देशी रियासतें, उनमें एक तो बहावलपुर थी, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में थी, तो उसका कोई मतलब नहीं था, तो अब 3 रह गई थी। 3 कौन-कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये अंत तक शामिल नहीं हो रहे थे। तो ऐसे में सरदार पटेल ने वो जूनागढ़ में, जो गुजरात की देशी रियासत थी, वहाँ पे जनमत संग्रह कराया, और वहाँ जो हिंदू बाहुल्य जनसंख्या थी, उसने जनमत संग्रह में भारतीय संघ में शामिल होने का पक्ष लिया। जबकि जो जब निजाम वो पक्ष लिया, और वहाँ का जो मुस्लिम शासक वो पाकिस्तान भाग गया। इसी तरीके से हैदराबाद में क्या हुआ कि साथियों, पुलिस और सेना की कार्यवाही सरदार पटेल ने की, और निजाम वो वो भी पाकिस्तान चला गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की हालत दूसरी थी, और यहाँ की सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे एक हिंदू शासक थे हरसिंह गौर, और बाहुल्य जो है मुस्लिम जनता का था। तो ये अंत तक शामिल नहीं हुई, और जब कबायलियों के भेष में मित्रों पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में घुस गई, तो डर करके वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हरसिंह गौर, लेकिन उन्होंने विशेष शर्तें रख दी, और वो 370 जो संविधान की धारा है, वो जो है आज तक बनी रही। वो तो दृढ़ता से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसको समाप्त किया, और अब देश का एकीकरण पूर्ण हुआ। लेकिन आप जो अखंड भारत के दर्शन साथियों कर रहे हैं, उसमें योगदान प्रमुख रूप से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। तो आप ये दूसरा विकल्प सही करिए। यही कारण है कि उनकी दृढ़ नीति के चलते वो उन्हें भारतीय भारत का लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क कहा। जिस प्रकार बिस्मार्क ने ये बंद कराओ इसको, जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो राष्ट्र के एकीकरण के लिए राष्ट्र सदैव सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऋणी रहेगा।
साथियों 80वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक। दो राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय सरकारी नियंत्रण। तो आपको बता दूं साथियों, जो केंद्रीय सूची है वो उसमें 100 से अधिक विषय हैं और केंद्रीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय हैं जिन पर विधान बनाने का अनन्य अधिकार वो केंद्र को प्राप्त है। राज्य सूची में वो साथियों 61 विषय हैं और इसमें वो विधान बनाने का राज्य विधायिकाओं को यानी राज्य को अधिकार प्राप्त है सामान्य परिस्थिति में। और समवर्ती सूची में इस समय वर्तमान में 52 विषय है और वो ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ क्षेत्रीय महत्व के हैं, जैसे शिक्षा, परिवार नियोजन, वो जो है फौजदारी या दीवानी कानून, ये इस वो सब जो है आप जानते हैं कि वो राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ क्षेत्रीय महत्व के हैं। तो समवर्ती सूची जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें केंद्र और राज्य दोनों साथियों विधान बना सकते हैं, लेकिन एक ही विषय पर यदि दोनों के मध्य मतभेद होता है तो वो की केंद्र का कानून लागू होता है। ये इसमें पहला विकल्प मित्रों सही है। अगले उस पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है 81वां कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, अभी चर्चा में कर रहा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी वो साथियों आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में वो ड्राफ्टिंग कमेटी या वो प्रारूप समिति का गठन हुआ था और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के वो 7 सदस्य थे। तो आप ये आप जानते हैं कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी का ये कार्य था कि जो भी कानून या जो है नियम निर्धारित हो गए हैं उनको भाई पुस्तक में किस भाग में कहाँ रखना है, ये दायित्व तो इस समिति को दिया गया था। तो आप इसके बारे में जानते हैं तो आप जो है दूसरा विकल्प सही कर देंगे। अगले उस पे हम चलते हैं। अगला है साथियों 18वीं सदी में किसके नेतृत्व 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से बाहर हो गया था? तो आप जानते हैं कि साथियों मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और 18वीं सदी में वो वो जो है बदलाव होने लगा था और यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहा था बंगाल में, वो बंगाल में बंगाल धीरे धीरे मुगलों के नियंत्रण से बाहर हुआ किसके नेतृत्व में पूछ रहा है। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो आप साथियों ये जो बंगाल का एक सूबेदार था मुगल सूबेदार, उसके नेतृत्व में जो है ये घटना घटी थी। ये मुर्शीद कुली खां ने धीरे धीरे वो स्वयं को आजाद कर लिया था। वो पहले आप मैं स्पष्ट कर दूं कि ये औरंगजेब के अधीन दीवान के रूप में इसने कार्य प्रारंभ कर दिया था और बाद में स्वतंत्र शासक बन गया, क्योंकि औरंगजेब की जब
मृत्यु हो गई 1707 में, तो मुगल बादशाह प्रायः कमजोर अ, हो गए थे, अतः बंगाल पर बहुत अधिक वो नियंत्रण करने में सफल नहीं हुए। तो धीरे धीरे आप जानते हैं कि बंगाल वो आजाद हो गया। जैसे वो हैदराबाद आप जानते हैं, वो चिनकिलिच खां के नेतृत्व, वैसे ही मुर्शीद कुली खान वो मुगल मुगलों से बंगाल को आजाद घोषित कर दिया था। इसके बाद साथियों ये है कि निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आप जानते हैं कि ये जो बहादुर शाह जफर हैं वो आखिरी मुगल बादशाह थे, और ये जो 1857 की क्रांति में इन्होंने दिल्ली में विद्रोही सैनिक जो मेरठ के पहुंचे थे, तो उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। और यही कारण है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, सॉरी, लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था, उसने जो है ये व्यवस्था दे दी और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को वो रंगून निर्वासित कर दिया था, और रंगून में ही उनकी बाद में मृत्यु हुई। क्योंकि वो जफर नाम से कविताएं लिखते थे, तो आज भी उनकी जो जो है मकबरा है, वहाँ लिखे हुए हैं उनके जीवन के अंतिम समय में, यानी मृत्यु के पूर्व कहे गए ये शब्द अंकित हैं कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे जो है उसकी सरजमी पे दफनाने के लिए 2 गज जमी भी नसीब न हुई। और ये जो है उनके द्वारा लिखी ये पंक्तियां भी बहुत चर्चित हैं कि न किसी के आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। इसमें 2 पंक्तियां और भी हैं साथियों। न किसी के आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, मैं जो किसी का न हो सका, मैं बुझता हुआ चिराग हूँ। तो जो है बहादुर शाह जफर जो है रंगून निर्वासित कर दिए गए थे, और वहां पर जो मकबरे में उनके द्वारा जो मृत्यु के पूर्व कहे गए ये शब्द कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे उसकी सरजमी पे कोई दफनाने के लिए उसे एक 2 गज जमी भी नसीब न हुई। तो साथियों ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, और फिर मुगल वंशजों का क्रम खत्म हो गया। अब तो मुगल वंशज वहाँ बंगाल में कलकत्ता में कहीं चाय वाय बना रहे हैं, और उन्होंने अभी दावा किया था कि ये सब उनके पूर्वजों का है, ताजमहल लाल किला, तो उनका उनको मिलना चाहिए इससे। तो साथियों ये ऐसे ही इतिहास बनता है, पराभव और शिखर ऐसे ही बनता रहता है। अब साथियों आगे किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? तो साथियों आपको बता दूं, अवध और हैदराबाद 2 राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। तो ये इसमें मित्रों ये पॉइंट आप लिख लेंगे कि ऐसे तो आपको हमने बताया है कि लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति के तहत वो जो है सतारा पहला है, फिर जैतपुर, संभलपुर, बराड़, नागपुर, ये इन सबको अपने साम्राज्य यानी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया था है। लेकिन मित्रों जो कुशासन के आरोप के आधार पर वो लॉर्ड डलहौजी ने
वो अवध और हैदराबाद को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। 85वां प्रश्न है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि मराठा सत्ता खत्म हो गई थी और मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था, और इनके जो अंतिम पेशवा थे नाना साहब, उनको कानपुर में बिठूर में निर्वासित कर दिया गया था। तो नाना साहब जो है वो पेशवा के पद लिया है, तो खुद को पेशवा घोषित किया, और उन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर के विद्रोही सैनिकों यानी विद्रोही लोगों का नेतृत्व भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और जब कर्नल कैंपवेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया, तो साथियों वो नेपाल भाग गए थे, और नेपाल पहुंचने वालों में नाना साहब, हजरत बेगम हजरत महल लखनऊ की, और कुंवर सिंह, ये 3 लोगों का नाम आता है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, अगली परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अगला साथियों ये है कि कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या है? तो कार कारखानों के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि, तो साथियों एक कहानी सुनाना, इसमें कोई कारखाने से कोई मतलब नहीं है। किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, फिर 3 किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो यहाँ पर साथियों बच्चे कारखानों की गतिविधियों के संदर्भ में वो तब अच्छी तरीके से समझ पाएंगे जब उनको औद्योगिक कारखाने की, कोई औद्योगिक क्षेत्र है वो जो है उसका आप भ्रमण कराएं, तो बच्चे आसानी से अच्छे से वो सीख पाएंगे। अगला साथियों एक एजुसेट से अभिप्राय, तो साथियों ये रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित, नहीं। सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, नहीं। ये 3, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में न। 4 है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ये साथियों ये मानव निर्मित वो भारतीय उपग्रह है, और इसे 2002 में छोड़ा गया था, और ये शिक्षा को समर्पित है, जुसेट। ये बहुत पूछा जाता है, और इसको भारतीय जो ये कह लीजिए कल्पना चावला, जो भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी, उनके नाम पे इसको रखा गया, कल्पना फर्स्ट के नाम से। तो एजुसेट एक मानव निर्मित वो भारतीय उपग्रह है जो साथियों शिक्षा को समर्पित है। अब ये है कि पंचवाणी, ये कह रहे हैं कि पंचवाणी और बीजक, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो साथियों जो पंचवाणी और बीजक, ये महान संत कबीरदास हैं, जिनके छंदों और विचारों को संरक्षित किया गया है, जो उनके उपदेशों और शिक्षाओं के महत्वपूर्ण संग्रह हैं। पंचवाड़ी इसमें कबीर के साथ साथ अन्य संत भी, उनके भी छंद शामिल हैं, जैसे दादू दयाल, रज्जब आदि, उनके जो है वो छंद और उपदेश शामिल हैं। और बीजक या कबीर की शिक्षाओं का एक जो है प्रमुख संग्रह है। और बीजक आप जानते हैं एक्चुअली साखी शब्द रामायणी, वो 3 का जो ये संग्रह है वही बीजक कहलाता है। तो यहाँ पे साथियों दूसरा विकल्प पूरी तरीके से सही है, आप इसे सही कर लें। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है साथियों
कि एलोरा गुफा की भित्तिचित्र एलोरा गुफा की भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह यानी पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, वो किस काल की कृति है? तो आप साथियों जानते हैं कि एलोरा और अजंता ये भित्ति चित्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पे साथियों एलोरा की गुफाओं में कई कालों, मतलब ये कहिए कि इसमें चूंकि प्रमुख रूप से हिंदू धर्म से संबंधित कृतियों का संकलन है। और यहाँ पर साथियों और ये कहा जाए कि राष्ट्रकूट काल जो सबसे ज्यादा योगदान दिया है, इसमें गुफा संख्या 15 में उत्कृष्ट नक्काशी है। और साथ में जो ये नरसिंह अवतार है भगवान विष्णु का, उसका उल्लेख इसी में किया गया है। तो आप दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, ये राष्ट्रकूट काल। और साथियों अब अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषदों में आस्था रखता है? तो साथियों उपनिषदों में यानी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के निकट बैठकर वो शिक्षा प्राप्त करना। और उपनिषदों की जो विषय वस्तु है बहुत कुछ आता है, वो गूढ़ एवं रहस्यात्मक है। वो ये जो है जब गुरुजन अपने जो है शिक्षार्थियों की मेहनत से प्रसन्न हो जाते थे, तब वो गूढ़ ज्ञान एक रहस्यात्मक ज्ञान दे देते थे। जैसे आप जानते हैं कि मुंडको उपनिषद से जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी गुरुजनों ने ये अनुभव किया कि भाई कोई कितना सत्य का सहारा ले, अंततः विजयी कोई कितना असत्य का सहारा ले, अंततः विजयी सत्य ही होगा। तो उन्होंने अपने शिष्यों को एक गूढ़ एवं रहस्यात्मक ज्ञान दिया कि आप सत्य का ही अनुपालन करना। इसी तरीके जैसे कठोपनिषद, आप सोचिए मृत्यु को लेकर के यम और नचिकेता के बीच संवाद है। तो आप इतने मृत्यु एक बहुत रहस्यमयी विषय वस्तु है, उस पर चर्चा है। इसी तरीके से इस उपनिषद में वो अपरिग्रह का सिद्धांत कि बहुत अधिक धन भी अगर आता है किसी के पास, तो वो भी कष्टों का कारण बन सकता है। तो ये चीजें उपनिषदों की है। तो ब्रह्म समाज साथियों वो जो है उपनिषदों को मानता है प्रमुख रूप से, और रामकृष्ण मिशन भी मानता है, लेकिन ब्रह्म समाज सबसे पहला ऐसा संगठन है जो उपनिषदों में विश्वास रखता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आप जानते हैं 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। एक्चुअली पहले उन्होंने अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिए 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। बाद में इसे ही ब्रह्म समाज के रूप में उन्होंने कर दिया था। तो ब्रह्म समाज एक ऐसा संगठन है मित्रों जो उपनिषदों में विश्वास करता है। ये साथियों आप लोग जो है लाइक और कमेंट करते रहे, और थोड़ा सा अ, आप लोग ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको नोट करते रहें, परीक्षा उपयोगी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।